हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू के। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो आज का सेशन है, आपने टॉपिक का नाम देखा ही होगा, वो उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी के ऊपर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस बार के हमारे पूरे यूपी पीसीएस के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश का जीके। और जिस तरीके से मैंने हिस्ट्री आपको पढ़ाया है ना, ज्यादातर मैंने चीजें आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के राउंड बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको कराने की कोशिश की। आई होप आप उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे, बार बार मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करेंगे। तो सिमिलरली अब हम लोग आज की पूरी क्लास में अपने उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, कहाँ कहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो हमारे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम से हो, लेक से हो, यहाँ के एनवायरमेंट से हो, क्लाइमेट से हो, है ना, हमारी सॉइल से हो, तो उन सब के ऊपर आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस पूरे सेशन में। है ना, हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे टकराए तो आप लोग उसको आसानी से कर पाए। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप सभी तक अच्छे से पहुंच रही है? तो जल्दी से मुझे एक बार बता देंगे कि आप सभी लोग हम तक जुड़ गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से इस सेशन में आप मेरे को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं जल्दी से। तो आशुतोष यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो साक्षी बोलिए यस सर, बहुत बढ़िया तरीके से उनको सुनाई दिखाई दे रहा है। विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेरी गुड इवनिंग विकास। श्रेय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको ऑडियो वीडियो आ रही है, बाकी के लोग जो है वो हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आज के इस पूरे सेशन में, तो हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसकी लोकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहाँ कहाँ पे है, इसकी ज्योग्राफिकल फैक्ट क्या है ना, क्लाइमेट क्या है, फ्लोरा और फ्यूना क्या है, नेबरिंग स्टेट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है यहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश का। तो ये सारी बातें हम लोग आज के इस बहुत शानदार सेशन में करेंगे, एक एक चीज को अच्छी तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है ना। लेकिन अगर हम लोग इसके लैंड मास की बात करें, क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल है अप्रोक्सीमेट अगर देखेंगे तो 2,40,928 किलोमीटर पर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। जो कि यहां पर अगर देखेंगे पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का 7.33% है। इंडिया का जो क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख है, तो उसका हमारा 7.33% आपको यहां पर दिखाई देगा, 2,40,928। और ये हमें पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तो नंबर एक बनाता है, बट एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर ऑन द फोर्थ प्लेस, हम चौथे स्थान पर है ना। हमारा जो रैंक है वो चौथे नंबर पे है। याद रखिएगा, राजस्थान नंबर एक पर है ना, और यूपी जो है वो चौथे नंबर पे है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमारा स्थान जो है वो यहां पर नंबर एक पर है, आगे डिटेल और देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले तो लखनऊ इसकी राजधानी है। इसका फॉर्मेशन ईयर उत्तर प्रदेश का 1 नवंबर 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन ईयर से मानते हैं, है ना। ईयर एरिया की बात हम लोग अभी कर चुके हैं, 2,40,928 किलोमीटर पर स्क्वायर। डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, तो हमारे 75 जो है वो टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर दिखाई देंगे। अगर हमसे पूछा गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं, प्रशासनिक प्रभाग कितने हैं, तो देयर आर 18 जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन आपको दिखाई देंगे, 18 यहां पर प्रभाग है। जनसंख्या 2011 में लास्ट हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर दी गई है 19,98,341। तो हमारी जो आबादी है वो 19 करोड़, लगभग 20 करोड़ यहां पर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो 19,98,12,341 ये हमारे यूपी की पॉपुलेशन है। अगर हम यहां पर बात करेंगे जैसा कि यूपी का नाम कैसे पड़ा, तो उसका एक हम लोग एक जल्दी से क्विक इतिहास देख लेते, हिस्ट्री देख लेते, कैसे यूपी उत्तर प्रदेश जो है ये नाम पड़ा। तो सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1 नवंबर 1956 से उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। लेकिन उसके पहले की हिस्ट्री क्या थी, तो उसके पहले हमारा जो नाम था वो क्या था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस, जो कि 1836 से नाम हमारा हो गया। तो हमारा जो अंग्रेजों ने नाम रखा इसका नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस
उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से इसको जानते थे। अब ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है इसको वापस से फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। यहां पर नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड अवध प्रोविनेंस, जो कि 1877 से हमारा हो गया। तो 1836 से हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया गया और नाम रखा गया क्या, हमारा नाम रखा गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस। पूरे यूपी का नाम नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस। फिर क्या किया गया 1877 में, इसको फर्दर दो पार्ट में फिर डिवाइड किया गया, एक को नॉर्थ वेस्ट आगरा और एक को अवध प्रोविनेंस के नाम से हमारा जाना जाना। तो श्रेय हमसे पूछ सकता है कि यूपी का जो हमारे रीऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री उसको लिखना, तो आपके पास ये फैक्ट होना जरूरी है, ठीक है, कि इसका सबसे पहले जब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ 1836 में, हमारे इसका नाम हुआ नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस, है ना। फिर उसके बाद से 1877 में ये फर्दर टू पार्ट में डिवाइड हुआ, क्या इसका नाम हुआ नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड अवध प्रोविनेंस। अब आगे चलते, अब उसके बाद से क्या हुआ हमारा जो उत्तर पश्चिमी आगरा था इसका नाम बदलकर हो गया यूनाइटेड प्रोविनेंस आगरा, यूनाइटेड प्रोविनेंस आगरा एंड अवध। अवध का नाम सेम रहा, लेकिन हमारे जो नॉर्थ वेस्ट आगरा था इसका नाम हो गया यूनाइटेड प्रोविनेंस आगरा। ये कब से हुआ 1902 से, और अवध का नाम अवध रहा। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंजमेंट आया जो कि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यूनाइटेड प्रोविनेंस नाम कब से हुआ, जब से हमारे यहां पर पहली बार चुनाव हुए और यहां पर गवर्नमेंट बनी, गोविंद बल्लभ पंत यहां के हमारे गवर्नर बने, तब से इसका नाम यूनाइटेड प्रोविनेंस पड़ा। और यह था 1937 में आप देख पा रहे होंगे इसका नाम यूनाइटेड प्रोविनेंस पड़ गया, ये याद रखना है। और फिर उसके बाद फाइनली उत्तर प्रदेश नाम जो है ये हमारा 24 जनवरी 1950 में पड़ा। तो ये था हमारा कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम कैसे उत्तर प्रदेश पड़ा, ये इसकी हिस्ट्री है। जरा एक बार इसको जल्दी से एक बार गो थ्रू करेंगे और बताएंगे कितने लोगों के दिमाग में गया। एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस 1836 से, नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड अवध 1877 से, हमारा उसके बाद से यूनाइटेड प्रोविनेंस आगरा एंड अवध ये 1902 से, यूनाइटेड प्रोविनेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1937 से, एंड उत्तर प्रदेश हमारा 24 जनवरी 1950 से। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बातें करते हैं। अब उसके बाद से यूपी की अब हम लोग बाउंड्री और नेबरिंग स्टेट्स और हम इसके कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यूपी में जैसे कि आपको पता है कि 75 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स है। अब मुझे आप लोग बताइए कि हमारा जो यूपी है, चलिए इस हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हम लोग अभी जो क्वेश्चन अपना बाद में पूछेंगे, पहले आपको कोऑर्डिनेट्स बता देते। हमारा जो यूपी है इसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स मतलब कहां कहां पर ये इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार है। तो सबसे पहले हमारा जो लैटिट्यूड का मतलब होता है जो हमारे कैसी लाइंस होती हैं, ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखा जो होती है पृथ्वी पर, जिनकी संख्या कितनी होती है, हाउ मैनी, हमारे लैटिट्यूड अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है पूरी अर्थ पर। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं इमेजिनरी लाइन से, ये कितनी होती है, जरा देखिए कौन बताएगा सबसे पहले, कौन जवाब देगा। हाउ मैनी लैटिट्यूड इन अर्थ। देखो सरस्वत ने जवाब दिया 180, बहुत वेरी गुड सरस्वत। और श्रेय, चलिए बस सरस्वत को पता है। आशुतोष, तो देखिए सबसे पहले ये जो 0 डिग्री लाइन होती है, 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या इसी को इक्वेटर बोला जाता है। अब 90 लाइंस जो होती हैं वो इसके ऊपर होती हैं, 90 लाइंस जो है वो इसके ऊपर है और 90 जो है वो इसके नीचे है। 90 90 180 और एक लाइन ये मतलब 181 लाइंस होती है टोटल। तो टोटल 181 हमारी होती है। तो देखिए ये 0 है, अब यहां से हमारे हम ऐसे बढ़ेंगे 1 2 3 4, फिर ये 90 बोलेगी ये नॉर्थ में, और 1 2 3 4 ये 90 बोलेंगे साउथ में। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमारे ये 180 लाइंस होती है, 90 नॉर्थ 90 साउथ। अब हमारे यूपी का जो कोऑर्डिनेट है लैटिट्यूड में वो है 23 डिग्री एंड 52 मिनट्स। इसको हम डिग्री में और इसको मिनट्स में पढ़ते हैं। तो 23 डिग्री से 52 मिनट्स जो है वो ऊपर की तरफ है। ये देखिए
यहां पर देखेंगे तो 30 डिग्री हमारा जो है विषुवत रेखा से 30 डिग्री, और ये कितने 52 मिनट्स जो है, ये जैसे कि हमारा अगर देखा जाएगा तो मार्क शायद 30.5 ऐसे, तो इसको अगर हम अगर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते तो इसको डिग्री और इसको मिनट्स में रिप्रेजेंट करते, सिंपल सी चीज है। तो ये हमारा 30 डिग्री और 52 मिनट्स ये हमारा है, हमारा ये सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। और सबसे साउथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे साउथ वाला जो है वो 30 डिग्री एंड 28 हमारा आप देख पाएंगे, सॉरी ये हमारा सॉरी जो हमारा साउथ वाला पॉइंट है वो है हमारा, देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हमारे बढ़ता है, तो जो हमारा 30 वाला है 30 डिग्री एंड 28 मिनट्स ये हमारा सबसे नॉर्थ में वाला है, और जो 23 एंड 52 है ये हमारा साउथ वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अभी आप देख पाएंगे। तो हमारा जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है ये वाला, ये है 30 डिग्री एंड 28 मिनट्स, और जब से साउथ ईस्ट वाला पॉइंट है वो है 23 डिग्री एंड हमारा 23 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है, ये वाला 23 डिग्री एंड 52 मिनट्स, ठीक, याद रखिएगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि लैटिट्यूड में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का लैटिट्यूड कितना है हमारा, नॉर्थ में सहारनपुर जो आपको दिख रहा है ना सबसे नॉर्थ में 32 डिग्री एंड 28 मिनट्स है, और अगर साउथ में बात करेंगे तो आपका कितना है 23 डिग्री एंड 52 मिनट्स ये है, क्योंकि हमारा मैंने आपको बताया कि हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं, 0 फिर 1 2 3 90, 23 के बाद 30 आएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। तो लैटिट्यूड आपका मतलब अक्षांशी जो विस्तार है वो यहां से यहां तक है। अब देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर हमारी लाइंस जो होती हैं वो ये वर्टिकल लाइंस होती है। अब बताओ ये देशांतर रेखाएं कितनी होती है, कौन बताएगा भाई, हाउ मेनी हमारे लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस इन हमारे इस इमेजिनरी जो हमारी अर्थ होती है कितनी होती है। साक्षी वाला सर ये तो आपकी 100% 180 होती है, गौरी शंकर बोला सर 181 होती है, बहुत बढ़िया। और कोई अपनी जानकारी देना चाहेगा। अक्षांश रेखाएं 181 थी, उसमें हमारे जो यूपी है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट तक है। अब देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो देखिए अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर अगर देखेंगे अपने अर्थ का तो 3D स्ट्रक्चर मतलब यहां से और ऐसे पीछे, तो हमारी जो लाइंस होती है वो 180 लाइन सामने की तरफ होती है और सेम वही 180 लाइन पीछे की तरफ होती है। तो कितनी लाइंस हो गई दोस्तों, कितनी लाइंस हो गई, 180 आगे और 180 पीछे, मतलब टोटल लाइंस अगर आप देखेंगे तो 360 लाइन होती है। हमारी जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। जियोग्राफी सर आपको और अच्छे से बताएंगे इसमें कि कैसे टाइम और डेट का निर्धारण होता है ना। 180 लाइन को अगर क्रॉस करते हैं तो एक दिन का परिवर्तन आता है, तो 360 हमारी रेखाएं होती है जो कि हमारे किसका निर्धारण करती हैं, जो कि हमारे समय और तारीख का निर्धारण करती है। तो चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो जैसे कि विषुवत रेखा 0 डिग्री पे होती है, वैसे ही 0 डिग्री पर हमारी जो होती है यहाँ पर ग्रीनविच लाइन होती है जिसको जीएमटी बोलते हैं। अब आप इसके इस तरफ अगर जाएंगे, इसके इस तरफ, तो ईस्ट बोला जाएगा, है ना, ईस्ट 0 1 1 2 फिर उसके ऐसे 3 ऐसे 180, और इस तरफ आएंगे तो आप इसको वेस्ट बोलेंगे। तो हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच लाइन के कुछ इस तरफ आपको ईस्ट में दिखाई देगा, है ना। तो हमारा जो यूपी का लॉन्गिट्यूडिनल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर आप देखेंगे तो 73 से मतलब यहां पर 77 से लेकर के 84, तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट्स तक का ये हमारा विस्तार है। अब इस मैप में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैप में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो विस्तार है वो आपको 77 डिग्री से लेकर के 84 डिग्री के बीच में दिखाई देगा। तो 77 डिग्री एंड मैंने आपसे बोला था 3 मिनट्स, मतलब जो आपका था 3 मिनट्स, आप इस तरफ और जाएंगे तो 77 डिग्री एंड 3 मिनट्स एंड 84 के बाद थोड़ा सा और उस तरफ जाएंगे, मतलब 84 डिग्री एंड 39 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारे पूरे यूपी का कोऑर्डिनेट्स है जो आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये सभी को पता होगा कि हमारी जो है वो पूरे इंडिया की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो उत्तर प्रदेश से हुई होकर गुजरती है।
वो कौन सी लाइन है जो यूपी से गुजरती है और उसको पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया है? बताइए भाई, कौन बताएगा? गौरी शंकर। तो वो हमारे बिल्कुल इलाहाबाद के पास जो मिर्जापुर है वहां से गुजरती है, और वो लाइन कौन सी है? 82.5 डिग्री, है ना? या आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, 80 एंड 30 मिनट्स। ये देखिए 30 मिनट्स कुछ इस तरीके से, जिसको आप लोग 82.5 डिग्री बोल रहे हो, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो मिर्जापुर से रिसेंटली इसको में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, तो ये मिर्जापुर से होकर के इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। अरे बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अक्षांशीय, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के मैप को अगर मैं बनाऊं यहां पर कुछ इस तरीके से, इससे समझने के लिए, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का मैप है इसका अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांश में ये 23 डिग्री और हमारे 23 डिग्री और 52 मिनट, है ना, नॉर्थ में। और साउथ में अगर आप देखेंगे तो हमारा, देखो फिर से वही चीज जो है, कंफ्यूजन नहीं होना है, 30 ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो 90 की तरफ जा रहे हैं, तो 30 डिग्री और 28 मिनट से लेकर के 23 डिग्री और 52 मिनट्स के बीच में ये उत्तर प्रदेश है ना। अब अगर हम यहाँ पे देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो ये 77 हमारे डिग्री से लेकर के 3 मिनट से स्टार्ट होकर के 84 डिग्री एंड 39 ये मिनट्स के बीच में ये उत्तर प्रदेश आपका, ये कोऑर्डिनेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में हमारे जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो कि आपको यहां पर दिखाई देगी, ये हमारे 82 डिग्री एंड 30 मिनट से पास होती है इस तरह से, ठीक है। इतनी बार मैंने रिवीजन कर दिया, यहीं पे याद हो गया होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा जो यूपी है जहां से IST पास हो रही है और GMT के बीच का जो डिफरेंस है, ग्रीनविच टाइम और हमारे किसका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इनके बीच के टाइम डिफरेंस कितना है, कोई जानता है? अगर हमारे इंडिया में जो टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम है जो इंटरनेशनल टाइम है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है? कई लोग बोल रहे हैं सर 5.5 घंटे का, कई लोग 4.5 भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट हम लोग आगे हैं, ईस्ट में सूरज पहले निकलता है इसलिए हम लोग उनसे आगे हैं। तो GMT जो है वो IST से आगे है, कितना आगे है? तो आपको याद रखना है 5.5 घंटे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स याद हो गए हैं, आगे चला जाए, कोऑर्डिनेट्स के बाद आगे बढ़ा जाए। अब हमारे जो हमारे अक्षांश और देशांतर विस्तार है, उसके बाद से अगर हम यहां पर अपने राज्य की लंबाई देखें, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो हमारी जो टोटल लेंथ है ये कितनी है दोस्तों? आपको दिख रहा होगा 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर आप जाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर यहां से यहां जाएंगे, मतलब नॉर्थ से साउथ, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर दिखाई देगी, है ना। तो अब बात आती है कि हमारा जो राज्य है कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, हमारा जो देश है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये 9 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 9 जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं, 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो अभी आपको अगर मैं यहां पे पूछूं कि हमारा जो यूपी है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री किस राज्य के साथ शेयर करता है, तो जरा आप लोग जवाब दीजिए, है ना, जो भी आपके पास नॉलेज है उसके आधार पर। तो यहाँ पे कविता बोली है सर MP होना चाहिए, वेरी गुड। यहाँ पर आशुतोष बोले सर बिहार होना चाहिए, लेकिन शाश्वत और नितिन ने भी MP का साथ दिया है। तो चलिए देखते, यहाँ पे कविता, साक्षी या और ये है कितने लोगों के साथ जो है वो हमारे तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारे बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहां पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, 2000 में ये अलग हो गया। फिर उसके बाद से आता है हिमाचल प्रदेश, यहां पर हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद से हरियाणा, अब हरियाणा से ही ये केंद्र शासित प्रदेश आप देखेंगे दिल्ली लगा हुआ है। फिर उसके बाद से आप यहां पर देखेंगे ये राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश, आशुतोष मध्य प्रदेश, ये मैंने ब्लैक किया हुआ है, इतना पार्ट मध्य प्रदेश से हमारी बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर आ जाता है झारखंड, ठीक है। फिर उसके बाद से यहां पर बिहार
और फिर हाँ झारखंड का हिस्सा थोड़ा सा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दोनों यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ को है और ये झारखंड में, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी कि हमारे जो ये 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश से ही शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले जो है वो सही हो गए। राजस्थान का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा कम है ना। दूसरे नंबर पर बिहार आता है ना। तो सबसे नंबर 1 पर जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो है हमारा कौन सा, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। चलिए इसको देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वन लाइनर है और ये वन लाइनर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते, यहीं पे याद करते चलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर कर रहा है यूपी, कविता ने जैसे बताया मध्य प्रदेश है ना। कविता का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल सही जवाब है हमारा 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है एमपी। सबसे छोटी बाउंड्री हम जिसके साथ शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश, वो है हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटी बाउंड्री शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप यहां पे देखेंगे तो सिर्फ सहारनपुर का छोटा सा हिस्सा जो है वो हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है ना, और सबसे छोटी बाउंड्री यहां पर शेयर कर रहा है। मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, यूपी का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? सबसे पूर्व में अगर आप चले जाएंगे तो सबसे पूर्वी हिस्सा है मंगल पांडे जी का कौन सा दोस्तों, वो है हमारा बलिया। बलिया जो है यहां पर सबसे हमारे पूर्वी हिस्सा है। आशुतोष बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारे यूपी कौन सा है, वेस्टर्न पार्ट सबसे कौन सा है, तो हमारे जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है, हेमलता अच्छी क्लास में है कि नहीं, वो है हमारा शामली डिस्ट्रिक्ट। शामली इज द मोस्ट हमारे वेस्टर्न, शामली जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे वेस्टर्न हिस्सा हमारा देखा जाएगा। बागपत की इधर पे ही पड़ता है थोड़ा सा शामली। ये देखिए ये शामली जो है सबसे, इसको हमने पश्चिमी हिस्सा घोषित किया, ये है शामली सबसे पश्चिमी, है ना, ये सबसे पश्चिम में पड़ जाएगा कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद से सबसे नॉर्थ मोस्ट आप लोग देख चुके मैप में, सहारनपुर सबसे हमारा किसमें है, सबसे उत्तरी है। सबसे दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो हमारा कहां पे, सोनभद्र में आप देख पाएंगे, सोनभद्र सबसे दक्षिणी है, सबसे हमारा साउथ ईस्ट है सोनभद्र। अब उसके बाद से अगर देखेंगे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे यूपी का कौन सा है, तो क्या होना चाहिए भाई, है लखीमपुर खीरी। एरिया देखिए कितना है, 7680 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे लखीमपुर एरिया जो कि सबसे बड़ा ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है ओवरऑल पूरे यूपी में। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हापुड़। हापुड़ हापुड़ जो है सबसे छोटा है। मेरठ से आप बुलंदशहर के बीच में जाएंगे ट्रेन से तो वहां हापुड़ पड़ता है। और हापुड़ की जो है ना कॉफी स्टेशन वाली बड़ी फेमस है, किसी कभी ट्रेन से सफर कर रहे हो तो वहां पे जो हमारे मुझे जैसे हापुड़ पे ट्रेन रुकती है, वो कॉफी वाले ऑटोमेटिक ट्रेन में चढ़ जाएंगे, हापुड़ की कॉफी, हापुड़ की कॉफी, हापुड़ की कॉफी। कभी किसी ने फील किया है तो बताइएगा। तो हापुड़ जो है वो सबसे छोटा है, मात्र इसका जो अगर किलोमीटर स्क्वायर देखेंगे 660 किलोमीटर स्क्वायर में ये हमारा हापुड़ है। तो ये हमारे वन लाइनर है जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि क्लास में ही याद हो जाएंगे, क्लास के बाहर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी श्वेता, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे सहारनपुर की सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ शेयर करता है। और आप अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है वो 11 हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है। अब आते हैं हम यहाँ पर, हमारे एग्रो क्लाइमेट जोन यूपी में कितने हैं, राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो याद रखिए 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियां, जिनको आज मैं बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं पूरे मैप के साथ, तो आपको याद रखना है वो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा है। अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, तो आपको यहाँ पे टिक के बैटिंग करनी है। सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, शारदा नहर सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे हमारे जो बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का ललितपुर के बारे में बात किया गया है, जहां पर हमने 10 अवतार का टेंपल देखा था। ललितपुर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी जो कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है ना। तो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ललितपुर है, जो कि बेतवा नदी के किनारे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो यहां पर आप देख पा रहे हैं।
अब हमने तो अपनी जो नेशनल बाउंड्री है यूपी की, वो किन राज्यों के साथ शेयर कर रहा था, क्या क्या चीजें थी, वो हमने देख लिया। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री हमारा उत्तर प्रदेश किसके साथ शेयर करता है? बोलो भाई। यूपी जो है वो हमारे किसके साथ शेयर करता है? तो अपना भाई नेपाल है, अपना भाई नेपाल। उर्मिला ने बताया, साक्षी ने, श्रेय ने, आशुतोष ने, कविता ने, गौरी शंकर, सभी लोग बोले सर नेपाल होना चाहिए। तो भाई देखिए ये अपना नेपाल है। नेपाल जो है ये हमारे अपना एकमात्र इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य है। अब मैं आपसे वही प्रश्न पूछूंगा, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्री विद नेपाल? नेपाल के साथ कितने ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? सरस्वत ने फटाक से जवाब दिया, सर 7 होनी चाहिए है। अब इतनी जल्दी जवाब आया आशुतोष, तो जवाब जो है वो एकदम कॉन्फिडेंट था कि 7 है। देखिए पीलीभीत है ना, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और उसके बाद से ये कुशीनगर। ठीक है ना, ये महाराजगंज ही है, ये इसमें आ जाएगा, तो कुशीनगर नहीं आएगा। ये देखिए तो इस तरीके से 7 हमारे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो नेपाल के साथ हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, 2022 की न्यूज है कि बहराइच के हमारे जो 4 गांव हैं उनको इंडिया नेपाल रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया है। और ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर्स का है और मैं इसको यहां पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 विलेज जो है वो इंडिया नेपाल के रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया है, वो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और 4 विलेज के नाम आपके सामने हैं, हमारे भवानीपुर, टेढ़िया, ढाकिया, हमारे बिछिया और मिहिनीपुरवा, ये 4 विलेज थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं नेपाल की। तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट के ये 4 ऐसे विलेज थे जिनको रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया था। तो एक करंट अफेयर्स का था, मेरे दिमाग में आया था क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया। तो 7 डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल हमारा एकमात्र पड़ोसी राज्य है, सॉरी पड़ोसी देश है, राज्य नहीं, पड़ोसी देश है जिसके साथ यूपी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब उत्तर प्रदेश का हम लोग अपना जो प्रशासनिक ढांचा है जहां से प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75, सभी को पता है। सब डिवीजन कितने? 18। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत कितने आते? 5 आते। ग्राम पंचायत अभी हमारे असम का स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ, वहां पे पूछा गया था कि असम में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 59,163 ग्राम पंचायत है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर हम यहां पर बात करेंगे हमारे यहां पर तहसील कितने हैं? तहसीलों की संख्या है हमारे कितनी? 350। सब डिवीजन कितने हैं? 18। नगर पंचायत कितने हैं? 400, हमारे कितने? 37। 437 जो है वो नगर पंचायत आपको देखने को मिलेंगी, ये भी याद रखने का। अगले की तरफ जाते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? नगर पालिका। म्युनिसिपल काउंसिल कितनी है? 198 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगर पालिकाएं कितने? कितने महानगर है हमारे यहाँ पे? तो महानगरों की संख्या है 17। ब्लॉक पंचायत की अगर हम लोग बात करेंगे, हमारे यहाँ पे ब्लॉक पंचायत कितने हैं? 1821। और न्याय पंचायत कितने हैं? तो 8135 एज ऑन 2018 के डेटा के अनुसार। तो ब्लॉक पंचायत की संख्या 821 है और न्याय पंचायत की संख्या 8135। ठीक है, 8135 आपको ये देखने को मिलेगी। अब लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, एमपी, एमएलए, एमएलसी सब सबसे ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पर लोकसभा में सीटें 80 हैं, है ना। राज्यसभा में सीटें हैं 31। अगर हम लोग एमएलए की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की 403 सीटें हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो 100 सीटें हैं। अर्बन बॉडीज की बात करते हैं तो 915 मेयर हैं। ग्राम सभा आपके सामने पहले ही बता चुका हूं, 59,163 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 17 है। डिवीजन 18 है। डिवीजन कितने हैं? 18।
तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला, यहाँ पर बात करते हैं हमारे सिंबल की। तो यूपी का सिंबल जो है उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, तीर धनुष के साथ ये दो मछलियां, सभी ने देखा होगा हर अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस पे। हमारा जो स्टेट एनिमल है बारहसिंघा है बारहसिंघा जो है वो स्टेट एनिमल है। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है क्या, ये कौन सा फ्लावर है, इस फ्लावर को क्या बोलते हैं भाई, हमारे स्टेट फ्लावर कौन है, जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, जल्दी से देख मत लो तुम लोग इधर से, देखने वालों ने तो देख लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पे पलास, पलास शिखा ने बोला, कविता ने बोला सर ये पलास का फ्लावर है, तो पलास फ्लावर है। यहाँ का जो हमारा गेम है वो कौन सा है, तो हॉकी जो है वो यहाँ का हमारा गेम है। अशोक जो है वो यहाँ का ट्री है, अशोक इज ट्री, हॉकी इज गेम, पलास इज फ्लावर, बारहसिंघा इज एनिमल। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आती है बर्ड की, बहुत ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, बर्ड को बचाया था एक बंदे ने, उसको वो इलाज विलाज किया, उसके साथ रहने लग गया, तो हमारे जो वन विभाग वाले उसके खिलाफ मुकदमा कर दिए। खैर कोई बात नहीं। तो ये है सारस, ठीक है ना। तो सारस आप यहाँ पे देखेंगे, सारस जिसको हम लोग देख पा रहे होंगे, साइरस क्रेन बोलते हैं इसको। और फिर उसके बाद से ये हमारी जो है मछली है जिसको हम लोग चितला बोलते हैं, चितला जो है वो स्टेट फिश है, तो चितला जो है स्टेट फिश है। तो हो गया तुम्हारा कंप्लीट सब कुछ, ट्री अशोक का हो गया, चितला फिश हो गई, पलास हमारा फ्लावर हो गया, हॉकी गेम हो गया, बारहसिंघा हमारा जो एनिमल हो गया, स्टेट बर्ड हो गया साइरस, सारस। ठीक है ना, क्लियर होगी बात, यहां तक सबको याद हो रहा है, यहीं पे क्लास में याद हो रहा है। मुझे मालूम है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्लास में अगर ये चीजें याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है। बोलो भाई, याद हो रहा है क्लास में ही? अच्छा तो बताओ फिर, चलो बहुत जल्दी जल्दी बताओ, हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, हाउ मेनी ग्राम पंचायत इन उत्तर प्रदेश बोलो भाई, हाउ मेनी ग्राम पंचायत। सारस्वत का जवाब आया, और बाकी के लोग? हाँ चलो ठीक है, जवाब आ गया सारस्वत, श्रेय, अभिनव, आशुतोष, शिखा। ठीक है, और बाकी के लोग? श्वेता, मिनाज, वेरी गुड। चलो अच्छा जल्दी से बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो कितना है, व्हाट इज द विकास, हाँ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो कितना है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एरिया ऑफ लखीमपुर खेरी, लखीमपुर खीरी का जो हमारा है वो एरिया कितना है। चलो हापुड़ का तो तुम लोग सही बता दिए, 660 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 7680, मतलब क्लास में याद हो जा रहा है, एक बार रिवाइज कर लेंगे हो जाएगा। अच्छा बताओ, व्हाट इज द लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय हमारा विस्तार है वो कौन से डिग्री तक है, अक्षांशीय विस्तार। अभी थोड़ा टाइम लगेगा टाइप करने में। सारिका कुछ बोलना चाह रहे हैं सारिका अगर कुछ बोलना चाहिए तो बोल दो, तुम्हारा अब माइक ऑन कर देंगे। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के सब अपना अलग अलग राह पला शिखा ने जो है वो सही जवाब दिया है, याद रखो, 32 श्रेय पहुंच गया। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट तक, ये है हमारा कोऑर्डिनेट। देशांतर विस्तार जो है वो श्वेता है हमारा 73 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट तक। एक बार आप लोग इसको फ्रेम क्लास के बाद जरूर रिवीजन करना, पक्का बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, विकास। तो अब हमारे सामने जो है ये कोऑर्डिनेट्स कहां कहां पे है वो हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा बेसिक ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की बात करेंगे, है ना। अब थोड़ा फैक्ट के साथ अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक ज्योग्राफी उत्तर प्रदेश की समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पूछा गया कि हमारा जो यूपी है उसको हम कितने जो है हमारे ट्रोपोग्राफिकल रीजन्स में विभाजित कर सकते हैं, स्थलकृति में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है 4 अलग अलग जो है वो हमारे ज्योग्राफिकल डिवीजन होता है उत्तर प्रदेश का। जैसे कि इस मैप में आप देख पाएंगे कि हमारा जो हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, शिवालिक का जो हमारा फुट हिल्स है वो थोड़ा बहुत उत्तरी हिस्से में आपको दिखाई देगा, है ना। उत्तरी हिस्सा जो है तो शिवालिक का हमारा जो पर्वत
का भाग है, थोड़े से हिस्से में है। फिर उसके बाद से हमारा जो आ जाता है वो तराई का हिस्सा आ जाता है। हमारे शिवालिक पर्वत भाग के बाद आता है ये हमारा तराई, तराई का क्षेत्र, जिसको हम लोग यहाँ पर भाबर एवं तराई का क्षेत्र देख रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है वो है हमारा गंगा प्लेन, या हमारा जो मैदानी भाग है, गंगा और यमुना के सहायक नदियों से लाया गया दोमट मिट्टी से बना हुआ हिस्सा, ये सबसे बड़ा हिस्सा है, मैदानी भाग। और फिर उसके बाद से हमारे 3 ये हो गए। फिर उसके बाद से आता है आपका पठारी हिस्सा, जो आपके मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। ये देखिए, जिसमें आप यहाँ पे हमारे ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, है ना, इन सभी को देखते हैं। ये हमारा चौथा है। तो आपका शिवालिक, हमारे फूट हिल्स आ जाते हैं, फिर आपका तराई का क्षेत्र, फिर मैदानी भाग, और फिर आपका आ जाता है कौन सा, हमारे पठारी भाग। ये आप इस तरीके से उत्तर प्रदेश को बांट सकते हैं हमारे 4 भागों में। तो 4 भागों में हमने उत्तर प्रदेश को बांटा। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आता है, शिवालिक का हमारा फूट हिल्स, जैसे आपको मैंने बताया था। तो यहां पर हमारे हिमालय से जो सबसे अंतिम निचला हिस्सा है, जो उत्तराखंड से हमारा लगा हुआ है, उसको हम लोग शिवालिक का पठार का क्षेत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद से हमारा उत्तर में तराई का क्षेत्र आ जाता है। तराई का क्षेत्र जहां पर आप जहां से हमारे जो है वो नेपाल का निचला हिस्सा शुरू होता है। तो नेपाल के निचले हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये आपका थोड़ा सा बलरामपुर वाला, बहराइच वाला जो हिस्सा आ जाता है ना, पीलीभीत, बहराइच, ये वाला जो हिस्सा पूरा का पूरा है, ये आपका तराई का हिस्सा है। अब जो मुख्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें आप यहाँ पर बदायूं, मेरठ, सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, बलिया, ये सारा का सारा हिस्सा है ना, जो आप जिससे आगरा, ये सारा का सारा हिस्सा मैदानी उत्तर प्रदेश में आ जाता है। और फिर हम जाते हैं नीचे, तो बुंदेलखंड का जो हिस्सा है ना, बांदा, ललितपुर, झांसी, ये सब हमारे इस पठारी हिस्से में आता है। और बाकी का ये जो है हमारा, ये सोनभद्र वाला हिस्सा है, सोनभद्र, जिसमें आपका रेणुकूट, रॉबर्ट्सगंज, ये सब आ जाता है हमारे पठारी हिस्से में। ठीक है, तो ये हमारे 4 हिस्सों में हमने इसको बांट दिया, जो कि आपको हमने बता भी दिया। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसको जरा बढ़िया तरीके से पढ़ते। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो मुख्य नदी है दोस्तों, उस नदी का नाम है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है ये हमारे पूरे इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर प्रदेश की तो हम बात छोड़ ही देते हैं, ये हमारे पूरे इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब इसका उद्गम कहां से होता है ना, इसका उद्गम कहां से होता है, बताओ भाई, गंगा का उद्गम की जगह, एग्जैक्ट जगह कौन सी है। हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर से होती है। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए, तो गंगा नदी जो है ये हमारे सबसे मुख्य नदी है, 2525 किलोमीटर। लेकिन अब इसका उद्गम कैसे होता है, चलिए आइए समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले जो गंगा नदी है वो हमारे 5 अलग अलग जलधाराओं से मिलकर के बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं बद्रीनाथ, ये है बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है, ए फॉर अलकनंदा। अब अलकनंदा जो है वो इस तरीके से हमारी चलना शुरू हुई और इसमें एक नदी आकर के मिली, ये नदी का नाम है धौली गंगा। अलकनंदा में हमारे क्या मिली, धौली गंगा मिली। तो डीजी का मतलब है धौली गंगा। ये भी हमारे जो है हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और आकर के मिली। अब ये यहां पर मिल रही है हमारी अलकनंदा को धौली गंगा, इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। क्या नाम है, विष्णुप्रयाग। तो धौली गंगा और अलकनंदा जहां पर मिली, विष्णुप्रयाग। फिर उसके बाद से अलकनंदा हमारी जो रिवर है वो आगे चली धौली गंगा को अपने साथ में लेकर के। अब इसमें एक और रिवर आकर के मिली, जिसको हम यहां पर देख रहे हैं नंदनकर्णी गंगा। एनजी का मतलब क्या है, नंदनकर्णी गंगा। ये जहां पर मिली तो इसको हम लोगों ने नाम दिया नंदप्रयाग का। क्या नाम दिया, नंदप्रयाग। एनपी का मतलब नंदप्रयाग। ठीक है, अब नंदनकर्णी गंगा जो है वो हमारी अलकनंदा में मिली। अब अलकनंदा फिर से आगे बढ़ी। अब अलकनंदा में एक और गंगा आकर के मिल रही है, जिसका नाम है पिंडार गंगा।
क्या नाम है? पीजी, पिंडार गंगा। तो पिंडार गंगा जहां पर हमारी अलकनंदा रिवर में मिल रही है उसका नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है? केजी, केपी, कर्णप्रयाग। ठीक है, अभी मैं आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज कराऊंगा। कर्णप्रयाग, फिर अलकनंदा आगे चली। अलकनंदा रिवर में, ये देखिए अलकनंदा रिवर है, इसमें अब हमारे केदारनाथ से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर जैसे ही हमारी यहां पर अलकनंदा को ज्वाइन करती है, जो इतनी सारी रिवर को लेकर के चली आ रही है, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दोनों, ये अलकनंदा निकल रही है और ये हमारी मंदाकिनी रिवर निकल रही है। दोनों जो है वो भगवान रुद्र का जो है देव स्थान बुलाता है। तो ये दोनों रिवर जब मिलती हैं तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारी अलकनंदा है, इसने कौन कौन सी रिवर को अपने साथ में लिया? सबसे पहले मैं यहां पर पिंक कलर से लिख रहा हूं, दिखता है कि नहीं। सबसे पहले इसने धौली गंगा को लिया। धौली गंगा के बाद जो है वो इसने नंदनकर्णी गंगा को अपने में लिया। फिर नंदनकर्णी गंगा के बाद इसने पिंडार गंगा को लिया। पिंडार गंगा के बाद जो है यहां पर मंदाकिनी रिवर को लिया। तो ये रिवर जो है हमारी अलकनंदा में आकर के मिली। धौली गंगा, नंदनकर्णी गंगा, हमारे ये कौन सी है? हमारी पिंडार गंगा है, पीजी लिख देते यहां पे। पिंडार गंगा, ये जब चारों रिवर हमारी मिल गई अलकनंदा में, अब अलकनंदा आगे बढ़ी यहां पर और इसमें एक और रिवर आकर के मिल रही है। ये रिवर हमारी गंगोत्री से निकलती है। ये जो रिवर है ये गंगोत्री से निकलती है और इस रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। क्या नाम है? भागीरथी रिवर, ना कि गंगा रिवर। भागीरथी रिवर यहां से निकलती है उत्तराखंड में। और ये भागीरथी रिवर, जिसको मैं यहां पे बी लिख रहा हूं, ये अलकनंदा रिवर ए में मिलती है और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग के नाम से इसको जानते हैं। और यहीं पर भागीरथी प्लस हमारे अलकनंदा, ये दोनों को अब हम बोलेंगे मां गंगा, गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। थोड़ी बहुत बात चमकी कि नहीं चमकी? क्या क्या मैंने बोला? सबसे पहले अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से चली। बद्रीनाथ से यहां पे जब चली तो इसमें हमारी एक जलधारा आकर के मिली, इसका नाम था पिंडार गंगा, सॉरी धौली गंगा सबसे पहले मिली। फिर उसके बाद से जब ये आगे चली तो इसमें एक और नदी आकर के मिली, इसका नाम था नंदनकर्णी गंगा। हमारी ये रिवर जो है वो और आगे आ गई, ठीक है, और आगे आ गई और इसमें हमारी एक और रिवर आके मिली जिसको हम बोलते हैं पिंडार गंगा। किस नाम जानते हैं? पिंडार गंगा के नाम से, ठीक है। नंदनकर्णी गंगा, ये पिंडार गंगा आकर के मिली। अब ये रिवर और आगे बढ़ी तो इसमें हमारी जो चौथे नंबर की रिवर है मंदाकिनी रिवर जो है वो आकर के मिली। ये हमारी केदारनाथ से, ये थी हमारी मंदाकिनी रिवर जो कि हमारी आकर के मिली। फिर ये रिवर और आगे बढ़ी तो इसमें हमारे गंगोत्री से एक और रिवर आकर के मिली जिसका नाम था भागीरथी और ये जगह को हम लोग अब मां गंगा के नाम से आगे जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलकनंदा में धौली गंगा, नंदनकर्णी गंगा, पिंडार गंगा, मंदाकिनी रिवर और अंत में जब भागीरथी आकर के इसमें मिलती है तब मां गंगा का निर्माण होता है। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही कि नहीं दीपिका? अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो प्रयाग थे, पंच प्रयाग, तो सबसे पहले जब धौली गंगा आकर के मिलती है तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग, ठीक। नंदनकर्णी गंगा बहुत आसान है याद करना, नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? इस जगह को नंद प्रयाग, ठीक है। पिंडार गंगा, पिंडार को आप पांडव से याद कर सकते हो, तो पांडव के ही एक हमारे भाई थे जिनका नाम था कर्ण, तो कर्ण को आप पिंडार से रिलेट करके याद कर सकते हो। ये जगह का नाम है कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। अब ये जब आगे बढ़ी तो बद्रीनाथ और केदारनाथ से मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर आके मिल रही है, तो इस जगह का नाम क्या होना चाहिए? व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिस प्रयाग? बोलो भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रयाग? बोलो जल्दी से। रुद्रप्रयाग। और फिर उसके बाद से रुद्रप्रयाग से जब ये हमारी अलकनंदा इन चार रिवर को आपस में कंबाइंड करते हुए
भागीरथी को जहां पर मिलती है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिस प्रयाग, इस प्रयाग का नाम क्या है? पार्टिसिपेट करो भाई जल्दी से। देवप्रयाग। तो आपसे अगर कभी पूछा गया मां गंगा का उद्गम कहां से होता है, तो आपको क्या जगह टिक करनी है? देवप्रयाग। तो ये हमारे उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। दीज आर द 5 प्रयाग। और ये हमारे 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यमुनोत्री का जिक्र अभी करेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बोलो। थोड़ा बहुत समझ में आया? श्वेता, आशुतोष, श्रेय, दीपिका, गया थोड़ा बहुत दिमाग में बातें। अब ये जो हमारी रिवर जो थी माँ गंगा, जब हमारे आती है तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। और उत्तर प्रदेश में ये गढ़मुक्तेश्वर एक जगह पड़ती है हमारी, अब देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब उसके बाद से इसकी हमारी जो माँ गंगा है उनकी सहायक नदियों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जब गंगा रिवर को हम देखेंगे तो ये वाला जो साइड है ये हमारे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी इनको बोलते हैं, बाएं तरफ से आने वाली। और ये वाली जो है ये हमारे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बोली जाती है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं हमारे रिवर को ज्वाइन करने वाली जो राइट बैंक से आ रही है। मतलब आपको याद रखना है ये वाला हमारा राइट है, राइट है ना, राइट। तो राइट बैंक से हमारी कौन कौन सा आती है, तो याद रखना है यशोदा। तो यशोदा से यमुना, सोन, दामोदर और भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रमुख बड़ी नदियां यशोदा। और अगर हम लोग लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी से बात करेंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, जिसमें रिलायंस 3G का मालिक आप याद कर सकते हैं। तो रिलायंस का मतलब होता है रामगंगा, आर है ना, 3G का मतलब 3G नाम की है, गोमती, घाघरा, गंडक, और का मतलब हो गया कोसी, मालिक का मतलब हो गया महानंदा। तो हम ट्रिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम मैप्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे लेफ्ट तरफ से आने वाली रिवर्स की। लेफ्ट तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी की सिर्फ मैं बात करूंगा, बाकी की नहीं। तो यूपी में कौन कौन सी रिवर आती है उनको एक एक करके हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो यूपी में आकर के मिलती है उस रिवर का नाम है हमारे शारदा रिवर। ठीक है, सबसे पहले हम रामगंगा की बात कर लेते हैं। रामगंगा जो है वो उत्तराखंड में आती है, लेकिन अब हमारे स्लाइड में तो हम आपको बता ही देते। तो रामगंगा जो है ये हमारे उत्तराखंड से निकलती है। और ये हमारे कहां से, ये हमारे धुआटोली रो जो हमारे रेंज पौड़ी में पड़ता है, वहां से इस रिवर का उद्गम होता है। रामगंगा हमारी रिवर फेमस है किसके लिए, इसके किनारे एक नेशनल पार्क पाया जाता है। वो पूरे इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसके किनारे अभी आप लोगों ने देखा होगा बियर ग्रिल्स ने शूटिंग की थी नरेंद्र मोदी जी के साथ, अक्षय कुमार के साथ। वो कौन सा नेशनल पार्क है यार? हाँ, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पौड़ी गढ़वाल रेंज से उत्तराखंड से निकल रही है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है और ये हमारे इब्राहिमपुर उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश में आती है। और हमारे बोल सकते हैं मुरादाबाद के पास एक जगह पड़ती इब्राहिमपुर, वहां पर जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाएगी। तो आपसे पूछा गया रामगंगा जो रिवर है वो कहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर को हमारे मिलती है, तो आपको याद रखना है इब्राहिमपुर ये जगह है जो उत्तर प्रदेश में रामगंगा जाकर के मिलती है ना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली हमारी जो सहायक नदी आएगी, मतलब हम अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुके, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको हम समझेंगे शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती। मतलब ये पूरा पूरा तंत्र है ना, ये पूरा तंत्र। और ये यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, शारदा, घाघरा, सरयू, राप्ती। इन नदियों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आती हमारी घाघरा रिवर। घाघरा रिवर, तो घाघरा रिवर जो है ये इसका उद्गम कहां से होता है, तो ये हमारे मानसरोवर लेक से निकलती है, जो कि आपको तिब्बत में दिखाई देगा। कहां पे? तिब्बत के मानसरोवर लेक से। आपको पता ही होगा यहां से सिंधु नदी निकलती है ना, यहीं से हमारे मानसरोवर लेक के नीचे एक राकस लेक है, यहां से सतलज निकलती है।
तो यहां से हमारी बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं जो पश्चिम की तरफ जा रही हैं। अब यहां पर आप देखेंगे ये हमारी कौन सी रिवर है, ये हमारी घाघरा रिवर है, जो इस तरीके से मानसरोवर लेक से निकलते हुए नेपाल में आती है। अब हमारे नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, नेपाल में घाघरा रिवर का नाम है कर्नाली रिवर। क्या नाम है दोस्तों, हमारे नेपाल में इस रिवर का नाम है कर्नाली रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भैया नेपाल में जो है वो हमारी घाघरा रिवर को क्या बोलते हैं कर्नाली रिवर। अब ये जो हमारे कर्नाली रिवर है वो हमारे क्या करती है, वो कुछ इस तरीके से हमारे पश्चिमी नेपाल से बहते हुए कहां पर आ जाती है, वो हमारे यूपी में प्रवेश कर जाती है। यूपी में कहां से प्रवेश कर रही है, तो दोस्तों इस जगह का नाम है खीरी, लखीमपुर खीरी में ये हमारे इस तरीके से खीरी और बहराइच के बॉर्डर पर ये हमारे यूपी में प्रवेश कर रही है। अब उसके बाद से ये हमारे आगे बढ़ती है और उसके बाद से ये आगे जा करके हमारे जो घाघरा रिवर है वो 3 और रिवर को ज्वाइन करती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जाकर के फाइनली हमारे गंगा रिवर में जाकर के छपरा में ये आगे जाएगी। ये देखिए यहां से आ रही है मुख्य धारा, ये मुख्य धारा घाघरा की आ रही है। अब इसमें ये हमारी आगे जाकर के यहाँ पे ये गंगा रिवर में जाकर ज्वाइन कर लेती है, ये छपरा है। तो ये हमारे गंगा रिवर को कहां पर ज्वाइन करती है, बिहार के छपरा में जाकर के मां गंगा में ये मिल जाती है। अब ये घाघरा में तो समझ में आ गया कि सर ये हमारे मानसरोवर लेक से निकलती है, इसको नेपाल में कर्नाली रिवर बोलते हैं। ये लखीमपुर खीरी और बहराइच की बाउंड्री से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है और फिर उसके बाद से ये हमारे छपरा में जाकर के मां गंगा में मिल जाती है। ये सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है, ये सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं हमारी घाघरा नदी की सहायक नदियां। ये तो हमारी गंगा की मुख्य सहायक नदियां हो गई, लेकिन अब हमारी ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, घाघरा की हमारी कौन सी सहायक नदी है जो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी काली शारदा। तो घाघरा तो आपको थोड़ी बहुत चमक गई होगी, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं काली शारदा, या इसको सिर्फ शारदा रिवर बोलते हैं। तो सबसे पहले ये कहां से निकलती है, तो हमारे ये निकलती है उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के जगह, जिसको हम लोग काला पानी बोलते हैं है ना, काला पानी के नाम से इस जगह का नाम है ना। अब ये रिवर, ये देखिए नेपाल और इंडिया के बीच की बाउंड्री का काम करती है। इस तरफ जाओ तो नेपाल, इस तरफ जाओ तो उत्तराखंड, मतलब इंडिया। तो नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री का काम कौन सी रिवर करती है, तो आपको याद रखना है उस रिवर का नाम है हमारी शारदा रिवर, या इसी को हम लोग काली रिवर, या इसी को हम लोग महाकाली रिवर के नाम से बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा भाई ये कहां से निकलती है, तो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द काला पानी इन हिमालय इन द एलिवेशन ऑफ 3600 मीटर। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये दिखाई देगी, है ना, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से इसका जो है वो हमारा ओरिजिन हो रहा है। अब इट फ्लोज नेपाल वेस्टर्न बॉर्डर, नेपाल का जो पश्चिमी हमारा बॉर्डर है, जैसा कि आप मैप में तो देख ही पा रहे होंगे, पश्चिमी हमारे बॉर्डर से ये हमारे फ्लो होते हुए ये घाघरा में जाकर के मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है, और ये घाघरा में जाकर के मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बार की घाघरा में जाके कहां मिलती है, तो घाघरा में आप देखेंगे ये इस तरीके से, ये हमारे सीतापुर के पास बाराबंकी में जगह पड़ती है, जिसका नाम है हमारे क्या, ब्रह्म घाट। तो ब्रह्म घाट में जाकर के ये घाघरा नदी में हमारी मिल जाती है काली शारदा। तो इस तरीके से आप ये हमारे नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री बनाने वाली रिवर को देख पा रहे होंगे। बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री कौन सी रिवर बना रही है। डिस्प्यूटेड है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई बाउंड्री पर चीज होगी, चाहे वो किसी हमारे बोल सकते हैं कि स्टेट की बाउंड्री पे हो या इंटरनेशनल बाउंड्री पे, डिस्प्यूटेड तो होगा ही, ठीक है ना। तो ये हमारे घाघरा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, जिसके बारे में हमने देखा। अब आप देखेंगे शारदा रिवर तो हम लोग यहां तक पढ़ चुके। अब यहां पर आप घाघरा रिवर आ रही है, अब ये सरयू रिवर है। सरयू रिवर को हम लोग लोअर घाघरा के नाम से भी जानते हैं। सरयू रिवर को हम लोग लोअर घाघरा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी रामायण में इसका जिक्र आप देखेंगे, है ना। अयोध्या जो है वो इस नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो घाघरा का ये जो नदी है, जो जिसको आप सरयू नदी बोल रहे हैं
इसका उद्गम कहां से होता है, तो आपको ये भी मैप से दिखेगा। ये नदी जो है ये हमारे भेरी नाम की जगह, भेरी नाम की जो जगह है उससे ये हमारे घाघरा के ही पानी से, ये जो घाघरा करनाली रिवर आ रही ना, तो ये हमारे जो करनाली से ही एक भाखड़ जैसे नदी का एक हिस्सा कट करके ये इस तरीके से, ये हमारे लोअर घाघरा ही है। ये राप्ती रिवर जो है ना, ये किसी पर्वत से या किसी ने, ये हमारे जो घाघरा जब मैदान में आती है तो ये कट जाती है, इसी के कटाव से नदी बनती है नेपाल में, जिसको नाम दे दिया गया राप्ती रिवर। लेकिन इसको हम लोग लोअर घाघरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि घाघरा के ही पानी से इसको जो है वो हमारा रिवर का निर्माण हुआ है। तो ये राप्ती रिवर जो है आप देख पा रहे होंगे, सॉरी मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाँ राप्ती रिवर की अगर हम लोग बात करेंगे जो कि गोरखपुर में जाएगी, तो ये हमारे किससे, घाघरा नदी के पानी से इसका निर्माण हुआ और ये वापस जाकर के आजमगढ़ के पास में ये हमारी मिल जाती है, किसमें, घाघरा रिवर में। तो सरयू के बाद हमारी जो नेक्स्ट रिवर आती है उसका नाम है राप्ती रिवर, जो कि हमारे भेरी के पास से इसका हमारे उद्गम होता है और ये जाकर के हमारे कहां पर, आजमगढ़ में घाघरा रिवर में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारी शारदा रिवर है ना, ये घाघरा रिवर और राप्ती रिवर और साथ ही साथ सरयू रिवर अगर आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर घाघरा के ही पानी से इसका उद्गम होता है, कटाव है। ये भी हमारी ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बहती हैं। अब आपको ये पता ही है कि राप्ती के किनारे हमारा जो गोरखपुर है आपको दिखाई देगा, तो राप्ती नदी के किनारे आपको क्या दिखाई देगा, गोरखपुर आपको दिखाई देगा। ये मैंने राप्ती रिवर के बारे में आपको बता दिया, जिसके किनारे आपको गोरखपुर दिखाई देगा। तो ये हमारी जो 4 नदियां हैं ये घाघरा की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो हमने यहाँ पर बात की। कौन कौन सी, शारदा रिवर हो गई, उसके बाद से राप्ती रिवर हो गई और सरयू रिवर हो गई, ये 4 नदियां हैं। अब इनके किनारे हमारे जो शहर हैं आप सभी को पता ही हो गया होगा कि हमारे लखीमपुर खीरी ये काली शारदा के किनारे आपको दिखाई देगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हमारा जो राप्ती के किनारे गोरखपुर दिखाई देगा, सरयू के किनारे अयोध्या दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर आती है जो कि हमारे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है गोमती रिवर। गोमती रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। अभी तक हमने जितनी भी रिवर देखी वो हमारे हिमालयन जो मुख्य हिमालय है या तो नेपाल से या तो वो हमारे कहां से, उत्तराखंड से निर्मित हो रही है। लेकिन अगर प्रश्न आ गया एक ऐसी रिवर का नाम बताइए जो कि उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही उसका समाप्ति हो जाती है, तो वो नदी का नाम है गोमती रिवर। गोमती रिवर जो है इसका उद्गम भी यूपी से होता है और ये यूपी में ही समाप्त भी हो जाती है। तो दोस्तों यूपी से कहां से निकलती है, तो ये हमारे पीलीभीत में, पीलीभीत जहां पर आप एक नेशनल पार्क भी देखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, तो ये हमारा जो गोमती है ये पीलीभीत के कहां से, हमारे गोमत ताल से निकलती है और फिर उसके बाद से ये बहना शुरू होती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो पीलीभीत से ये हमारे शाहजहांपुर, फिर शाहजहांपुर के बाद ये लखीमपुर खेरी से होती हुई हरदोई से होते हुए ये पहुंच जाती है हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। तो लखनऊ जो है वो गोमती किनारे बसा हुआ है। फिर उसके बाद से ये हमारे फैजाबाद को टच करते हुए सुल्तानपुर से होते हुए बनारस के होते हुए पहुंच जाती है गाजीपुर में, और गाजीपुर क्या, ये कैथी नाम की घाट है, कैथी घाट में ये ज्वाइन कर लेती है पतित पावनी मां गंगा को। बात थोड़ी बहुत समझ में आई। तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी गोमती रिवर है। ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से ही निर्मित और उत्तर प्रदेश में ही हमारे इनको गंगा रिवर में हम समाहित होते हुए देखेंगे। अब इसके किनारे कौन कौन शहर हैं, तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर ये इसके किनारे प्रमुख शहर है। याद रखिएगा गाजीपुर में जाकर के ये मां गंगा में कैथी घाट में मिल जाती है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे अगर पूछा गया लेफ्ट साइड से हमारे यूपी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, तो सबसे पहले हमने देखा रामगंगा। रामगंगा उत्तर प्रदेश में किस जगह पर मां गंगा में मिलती हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सी जगह में रामगंगा में जाकर के मिलती हैं फटाफट। रामगंगा मां गंगा में कहां पर मिलती है, इब्राहिमपुर, बिल्कुल सही है। मुरादाबाद और रामपुर के पास में इब्राहिमपुर है। फिर उसके बाद से दूसरी रिवर कौन सी है, तो दूसरी रिवर हमारा नदी तंत्र का हिस्सा है घाघरा। घाघरा नदी बिहार में जाकर के, ये बिहार का छपरा है जहां पर घाघरा नदी जो है
ये मिल रही है हमारे किसमें, माँ गंगा में। तो ये घाघरा रिवर को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ घाघरा इन नेपाल? नेपाल में किस नाम से घाघरा रिवर को जाना जाता है? ठीक है, कर्नाली रिवर बोलते हैं। बिल्कुल सही है भाई साहब, तुम लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। तो कर्नाली रिवर इसको हम बोल देते हैं। अब हम घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली हमारे काला पानी नाम की जगह से निकलने वाली रिवर है, जिसको हम लोग यहाँ पर काली शारदा बोल रहे हैं। काली शारदा हमारे जाकर के घाघरा को ज्वाइन करती है। ठीक है, कौन सा घाट है ये, कौन से घाट पे काली शारदा जो है वो हमारी घाघरा रिवर को ज्वाइन करती है? ये कौन सा घाट है, जल्दी बताओ भाई। ब्रह्मा घाट है। फिर उसके बाद से आप देखेंगे घाघरा रिवर की एक और हमारी लोअर घाघरा के नाम से जानते हैं, सरयू यहां पर दिखाई देगी। सरयू जाकर के हमारा ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद से हमारी राप्ती, ये हमारे आजमगढ़ में जाकर के राप्ती रिवर, जिसके किनारे आप गोरखपुर देखेंगे, ये आजमगढ़ में जाकर के हमारे घाघरा रिवर को ज्वाइन करती है। और फाइनली ये बिहार के छपरा में जाकर के माँ गंगा को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से हमने ये पूरा तंत्र पढ़ा। अब हम गोमती के बारे में बात करते हैं। तो गोमती जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही निर्गत और उत्तर प्रदेश में ही समाप्त, ये हमारे पीलीभीत से निकलती है और ये हमारे गाजीपुर में खत्म हो जाती है। इस जगह को हम लोग कैथी के नाम से जानते हैं। ये गोमत ताल से निकलती है और गाजीपुर में ये हमारी समाप्त हो जाती है। हमारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर ये शहर इसके किनारे देखने को मिलेंगे। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी थोड़ी बहुत दिमाग में गई। उत्तर प्रदेश में माँ गंगा के हमारे बाएं तरफ से आने वाली नदियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। आगे चला जाए भाई, आज समय बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। गौरी शंकर समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है दोस्तों राइट, दायां किनारा। दायां किनारा दाएं किनारे की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो दायां किनारा है, यहां पे हमारे जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हमारे मां गंगा के समानांतर बहने वाली नदी, जो यमुनोत्री के बंदर पूंछ नाम की पहाड़ी से, मंकीज टेल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, सिखा, या इसी को हम लोग यहाँ पर यमुनोत्री से निकलते हुए देखेंगे। इस रिवर का नाम है हमारे मां यमुना। यमुना रिवर जो है ये हमारे कहां से, तो हरियाणा से होते हुए दिल्ली के रास्ते से आगरा, मथुरा से होते हुए आगे बढ़ती है। अगर आप इसको देखेंगे तो यमुना रिवर जो है ये हमारे 1376 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि हमारे किस रास्ते से आती है, तो आप इनको देख पाएंगे यहाँ पे वाले मैप में। तो ये इस तरीके से हमारे ये मंकीज टेल है, यमुनोत्री आपको दिखाई देगी। अब यमुनोत्री के बाद आप यहाँ पर दिल्ली, हमारे जो देश की कैपिटल है दिल्ली, फिर उसके बाद से यहाँ पर आगरा, यूपी में आगरा इसके किनारे है। फिर उसके बाद से आप यहाँ पर देख पाएंगे मथुरा, इसके किनारे आपको मथुरा देखने को मिलेगी, श्री कृष्ण जन्मभूमि। फिर उसके बाद से आप यहाँ पर इटावा देखेंगे, बहुत हमारे इटावा बहुत ही शानदार शहर है, कोई इटावा से यहाँ से है भी। फिर उसके बाद से ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं हमीरपुर। हमीरपुर इसके किनारे देखने को मिलेगा। हमीरपुर के बाद दोस्तों ये जगह का नाम है हमारे बांदा। बांदा के बाद अब ये हमारे प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से संगम हो जाता है। ठीक है, तो प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, इटावा, मथुरा, आगरा, ये मां यमुना के किनारे, और कालपी जहां से हमारे बीरबल साहब थे, ये हमारे इस नदी के किनारे आपको दिखाई देंगे। बंदर पूछ मंकीज टेल नाम की पहाड़ी से यमुनोत्री से ये नदी निकलती है और हरियाणा से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में आती है। टोटल 1376 किलोमीटर की लंबी हमारी गंगा, मां गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये टोटल 7 इंडियन स्टेट से 7 भारतीय राज्यों से होकर के गुजर रही है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमारी इनकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी आती है वो है चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है वो हमारे यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिनका उद्गम कहां से होता है। तो चंबल नदी का अगर आप देखेंगे तो चंबल नदी कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये नदी का उद्गम हमारे मध्य प्रदेश से होता है और मध्य प्रदेश में हमारे विंध्याचल रेंज से, मतलब जो विंध्य की पहाड़ियां हैं वहां से एक पहाड़ी है ना, विंध्य की जो हमारा पूरी पर्वत श्रृंखला है, वहां पे एक पहाड़ी जिसका नाम है जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी है ना, तो जनापाव की पहाड़ी से ये नदी निकलती है
और उसके बाद से अब अगर आप इस नदी को देखेंगे तो इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो जंगलों में बह रहा है, ये देखिए। और इसी के किनारे हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो दस्यु हैं, डकैत पाए जाते हैं, वो चंबल की घाटियों में ही आपके जाके जंगलों में छुप करके रहते हैं। तो ये जो नदी है ये बेसिकली इस तरीके से हमारे चंबल की घाटियों से बहती है ना, और ये जंगल में बहती है। इसके घड़ियाल बड़े फेमस है। अब ये हमारे जो नदी है ये मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में जाती है। राजस्थान में इसकी में बानस रिवर आके जुड़ती है। बानस रिवर भी गोमती की तरह एकमात्र ऐसी रिवर है जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में समाप्त होती है, पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये चंबल में आकर के राजस्थान में मिलती है सवाई माधोपुर, और फाइनली हमारी जो चंबल रिवर है ये जाकर के, ये कौन सी जगह है कौन बताएगा, यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये चंबल नदी यमुना नदी में कौन से स्थान पे जाकर के मिलती है, जल्दी से जवाब दो भाई फटाफट से। यहां पे जनता बोलेगी सर ये जगह का नाम है आगरा। आगरा में जाकर के ये जो हमारी, सॉरी आगरा कौन बोल रहा है भाई, गलत है। ये जो हमारी नदी का नाम है ये है इटावा। इटावा में जाकर के ये नदी फाइनली हमारे मिल जाती है यमुना रिवर में, और इस जगह को पचनदा बोलते हैं। यहाँ पे 5 छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है, ठीक है। अब हमारी जो चंबल रिवर है इसके बारे में तो आप जान गए कि जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है, फिर राजस्थान में उत्तर प्रदेश में आती है। अब इसके किनारे कौन कौन से शहर है, तो इसके किनारे सबसे पहले तो आपको कोटा देखने को मिलेगा। कोटा के बाद इसके किनारे ग्वालियर देखने को मिलेगा। ग्वालियर के बाद इसके किनारे आपको, है ना, हमारे कोटा ग्वालियर, इसके किनारे आपको इटावा देखने को मिलेगा। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण शहर इसके किनारे हैं। अब इसके ऊपर बहुत बड़े डैम भी बनाए गए हैं, जैसे कि इसके किनारे डैम मतलब बांध की बात करेंगे तो इसके किनारे हमारे जवाहर सागर डैम देखने को मिलेगा, गांधी सागर डैम देखने को मिलेगा और राणा प्रताप सागर डैम देखने को मिलेगा। ये 3 प्रमुख डैम है, लेकिन इनमें से उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे चंबल के बाद दूसरी नदी आती है बेतवा और केन, है ना। तो बेतवा के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो बेतवा नदी यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको राजस्थान की गंगा रिवर बोलते हैं, सॉरी मध्य प्रदेश की गंगा रिवर बोलते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गंगा हमारे पूरे इंडिया में है, तो मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से बेतवा रिवर को जानते हैं। ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और कहां से ये निकल रही है, तो इसका सोर्स है विंध्या रेंज में कुमारगांव विलेज की रायसेन की पहाड़ियों से। रायसेन की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और ये यमुना नदी में जाकर के मिलती है हमीरपुर नाम की जगह पर। हमीरपुर हमारे यमुना नदी में जाकर के ये चंबल नदी, सॉरी बेतवा नदी जाकर के मिल जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे बांध बने हुए हैं जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा एक एक करके। अब हमारी नेक्स्ट रिवर आती है जो कि हमारे चंबल नदी की, सॉरी यमुना नदी की सहायक नदी है, जिसको हम लोग केन रिवर बोल रहे हैं। तो केन रिवर ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलते हुए ये कहां से निकल रही है, तो ये हमारे कैमूर रेंज में कंती डिस्ट्रिक्ट, हमारे कटनी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कटनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में। कैमूर रेंज में कटनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां से ये नदी निकलती है और जा करके यमुना रिवर में जो चैला घाट है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में चैला घाट है बांदा में, तो ये हमारी कहां पर, बेतवा नदी हमीरपुर में मिल रही है, और हमारी जो केन नदी है ये हमारे बांदा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के यमुना नदी में मिल रही है, ठीक है। तो ये केन नदी हमारे चैला घाट जो कि आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर जाकर के मिल जाती है। केन नदी के किनारे एक बहुत फेमस नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है हमारे पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको, ये हमें हम केन नदी किनारे, साथ ही साथ पन्ना नेशनल पार्क भी आपको इसी के किनारे देखने को मिलेगा, जो कि हीरे की खदान के लिए फेमस है। तो हीरे की खदान के लिए फेमस पन्ना नेशनल पार्क भी आपको केन नदी के किनारे देखने को मिलेगा, जो यमुना की सहायक नदी है। बांदा में जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। हाँ बात करेंगे। अब ये दोनों नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट भी बन रहा है ना, केन और हमारे बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको बना रही है। तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो नदियां अभी तक पढ़ी है, माँ गंगा आपने देखा कि कहां कहां बहती है, यमुना के ऊपर हम लोगों ने बात की। अब इनके डैम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ताजे वाला डैम
और हमारा इनके ऊपर बना हुआ है। सोब डैम बना हुआ है, ये उत्तराखंड, हिमाचल, हमारे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। घाघरा की बात करते हैं तो घाघरा नदी जो है ये हमारे मानसरोवर लेक से निकलती है, गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, लंबाई इसकी 1080 किलोमीटर है। बेतवा रिवर जैसा मैंने आपको बताया विंध्य रेंज से निकलती है ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद से गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। इसके जो इंपॉर्टेंट डैम है राजघाट डैम, परीक्षा डैम और माता टीला डैम, ये इसके प्रमुख डैम है जो आपको याद रखना है, राजघाट डैम, परीक्षा डैम है, माती टीला डैम। चंबल डैम, चंबल नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो राणा प्रताप डैम, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, ये हमारे चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी सोन नदी, तो खैर उत्तर प्रदेश में के सोनभद्र से निकल जाती है। तो शारदा नदी, काला पानी डैम, इसके ऊपर काला पानी से निकलती है। पंचेश्वर डैम बना हुआ है, पंचवेश्वर डैम आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे रिवर तंत्र है, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि बेतवा नदी यमुना को कहां पर ज्वाइन करती है, हमारे काली शारदा नदी का जो है वो उद्गम कहां से होता है ना, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। परीक्षा डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, राजघाट डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, उत्तर प्रदेश का पूरा नदी तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख लेक, झीलों का, झीलें है ना, आपके जो शहरों में झीलें वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो हमारे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं वो सबसे पहले आता है बरुआ सागर ताल। बरुआ सागर ताल कहाँ पर है, झांसी में, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे बेला सागर ताल, हमारी जो झील है, कुलपहाड़ बेल ताल है हमारी ये। उसके बाद से हमारे कौन सी आती है, उसके बाद से आप देखेंगे चित्तौरा झील, ये कहां पर है, चित्तौरा झील ये हमारे बहराइच में आती है। दरवान झील ये हमारे कटहलरी में आपको दिखाई देगी, है ना। उसके बाद से अगर हम देखेंगे कीथम झील, ये हमारे आगरा और दिल्ली हाईवे पे, मतलब आगरा ही बोल दीजिए। मोती झील ये कानपुर की झील है। उसके बाद से राजा का तालाब, ये NH96 पर है। रामगढ़ का ताल ये हमको गोरखपुर में दिखाई देगा। सेखा झील ये हमारे अलीगढ़ में दिखाई देगी। लेकिन हमारे लिए झीलों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रामसर साइट। हमारे जो रामसर वेटलैंड साइट है वो लगातार हमारे जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो रहे हैं वह यहां से क्वेश्चन बन रहा है। तो हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने रामसर, हमारे जितनी साइट है। तो अच्छा बताइए पूरे इंडिया में कितनी रामसर साइट है, कोई बताना चाहेगा? फिर हम लोग यूपी में आते हैं। तो यहाँ पर 52, कई लोग बोले 75। तो भैया यहाँ पे हमारे आसपास जो रामसर साइट्स की संख्या हो गई है वो हो गई है 75। तो टोटल रामसर साइट जो इंडिया में है वो हो गई है टोटल 75 रामसर साइट। रामसर साइट्स क्या होती है? तो रामसर साइट सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हमारे ईरान के शहर जो कि रामसर नाम का एक शहर था, 2 फरवरी को हमारे जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है ना, झीलें हैं, उसके आसपास के वातावरण को कंजर्व करने के लिए एक हमारा क्या किया गया, एक कन्वेंशन पर साइन किया गया। और ये 2 फरवरी को साइन हुआ था, इसलिए इसको हम लोग 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे उन पर्टिकुलर अलग अलग जगहों पर जाकर के जो ऐसे हमारे एरियाज हैं उनको कंजर्व करने के लिए उनको रामसर साइट्स का नाम दिया जाना शुरू हो गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो रामसर साइट्स की संख्या है वो 2400 है, देख लोगे आप यहाँ पे। और अगर हम उसको एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पर लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो टेरिटरीज है वो रामसर के हमारे कन्वेक्शन के तहत हमारे घोषित कर दी गई है। पहली साइट कौन सी थी? तो हमारे कोबर्ग पेनिसुला ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली साइट थी जो कि हमारे 1974 में घोषित की गई थी। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम में 175 है और उसके बाद से मैक्सिको में आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे इंडिया में कितनी है, तो इंडिया में 75 वेटलैंड साइट्स हैं जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अब बात आती है कि सर सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड साइट कौन से हमारे प्रदेश में है, सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट कौन से प्रदेश में है? तो तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड साइट हैं जिनके पास 14 है। लेकिन अगर हम अपने यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो उसके पास जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कितनी साइट्स हैं, तो यूपी के पास कितनी रामसर वेटलैंड साइट है? बहुत बढ़िया, 10 जो है
वो यूपी के पास वेटलैंड रामसर साइट्स है। देखिए 10, तो 10 में कौन कौन सी हैं एक एक करके हम देखते हैं और अच्छे से लर्न करते हैं। ये पॉइंट आपको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे बाखरिया सेंचुरी को हमारे 2024 जो कि संत कबीर नगर में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारी हाल की है। नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन्नाव में, कानपुर और लखनऊ के बीच में जो उन्नाव पड़ता है, यहां पर नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2019 में। उसके बाद से हमारे समान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी, समान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरदोई में। सुर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हमारे आगरा में देखने को मिलेगी। 5 हम पहले याद करते कौन कौन सी, तो सभी लोग बताइए। भखीरिया, हमारा जो भखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, कमेंट करोगे तो याद रहेगा, कमेंट करने में है ना आलस नहीं। तो हमारे बाखरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, संत कबीर नगर। नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, उन्नाव, है ना। सम्मन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, सर जी दिखा दो, मैनपुरी। सैंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, या संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, हरदोई। और आ जाता है सुर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे, देख लो, आगरा। अब उसके बाद आता है हैदरपुर। तो देखिए लेटेस्ट में हमारी कौन सी दिखाई दी, ये और फिर हैदरपुर। तो हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर के एकदम बॉर्डर पे, आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा हम ले मुन्नू बेटा। तो यहां पर हमारे हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। फिर उसके बाद से हमारे पार्वती आरगा सेंचुरी, ये कहां पर है, गोंडा में। उसके बाद से हमारे समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में। हमारे उसके बाद से सराय नहवर झील इटावा में, है ना। और उसके बाद से यूपी गंगा कैनाल, जो कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट को हमारे कवर करती है। और सबसे पहली रामसर साइट जो है यूपी, हमारे अपर गंगा कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहली रामसर साइट थी। 2005 में इसको घोषित किया गया था अपर गंगा कैनाल को, है ना। अपर गंगा कैनाल सबसे पहली है। ये कई सारे हमारे राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि हरदोई, बहराइच, है ना, हरिद्वार, मेरठ, इन सबसे बुलंदशहर, इन सबसे होकर गुजरती है। 2005 में ये रामसर वेटलैंड साइट घोषित की गई थी। कब, 2005 में। ठीक है, तो ये हो गई आपके हमारे टोटल 10 रामसर साइट। हैदरपुर, हमारे पार्वती अर्गा, समसपुर, सराय नहवार और अपर गंगा कैनाल, ये 10 रामसर साइट है। और अभी तक इस साल जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हुए, रामसर साइट सब में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जाएगा, नोट डाउन कर लो, यही तुमको दूसरों से अलग बनाने वाला है। ठीक है, ये देखिए लिस्ट है एक बार, और ये रामसर साइट से क्लियर है बात, यहां तक याद हो रहा है यहीं पे कि नहीं। इस क्लास का लोड मैं तुमको घर पे नहीं देना चाहता, यहीं पे गौरी शंकर खत्म करना है, मिनहाज, सही है। अब हम लोग यहाँ पर डैम्स और रिजर्वायर के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर जो डैम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने आपको काफी सारे बता दिए हैं, है ना। पूरे भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जो जलाशय है, हमारा जो वाटर रिजर्वायर है मैन मेड, वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत डैम। ये पूरे हमारे इंडिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा हमारा वाटर रिजर्वायर है। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर है, जो हमारे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से आता है, जो हमारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसी को हम लोग रिहंद या गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम के नाम से जानते हैं। ये हमारे रिहंद, जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है, रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है, ये हमारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पिपरी में देखने को मिलेगा, जो कि हमारे जल विद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है। अगला हमारे सामने परीक्षा डैम है, ये बेतवा नदी के ऊपर हमारे झांसी कानपुर नेशनल हाईवे नंबर 25 पे देखने को मिलेगा, जो कि हमारे एक रिजर्वायर है। इरिगेशन में इसका इस्तेमाल होता है और वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर लोग करते हैं। अगला हमारे सामने माता टीला डैम आता है।
वापस से बेतवा नदी के ऊपर ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सिंचाई के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। अगला अगर आप देखेंगे तो हमारा जामनी डैम आता है, जो कि जामनी नदी के ऊपर है। ये महारौनी ललितपुर में सिंचाई के काम आता है। ये हमारे बेतवा नदी की एक छोटी सहायक नदी है। उसके बाद से फिर से हमारे शहजाद डैम, जो कि शहजाद नदी के ऊपर ललितपुर में सिंचाई के काम आता है। उसके बाद से गोविंद सागर डैम, ये शहजाद नदी के ऊपर हमारे ललितपुर में सिंचाई के काम आता है। शारदा सागर डैम शारदा नदी के ऊपर हमारे पूरनपुर पीलीभीत सिंचाई के काम आता है। और रोहिणी डैम रोहिणी नदी के ऊपर सिंचाई के काम आता है। तो एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा इन सभी डैम्स के ऊपर, तो ही आप यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। समझ रहे की बात की नहीं? अच्छा, आपसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। बोलोगे सर गर्मी है। भाई साहब, गर्मी में जो है वो भयंकर गर्म, और ठंडी में जो है वो भयंकर ठंडी। इस बार तो ठंड जो 15 दिन की 10 दिन 15 दिन की पड़ी है, हालत खराब हो गई अच्छे खासे लोगों की, है ना। तो जबरदस्त ठंड और जबरदस्त गर्मी पड़ती है। तो ये तो मौसम है। मौसम जो है वो मौसम की तरह गाना भी, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। तो मौसम जो है वो हमारा चेंज होता है। अभी मैं आया था तो हो सकता है कि गर्मी थी बाहर, और अभी बाहर जाऊं तो बारिश हो रहा हो। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, वो चेंज होता रहता है। लेकिन जलवायु क्या है? तो एक हमारे पर्टिकुलर ईयर्स के दौरान 20 से 25 साल तक जो हमारे मौसम का चक्र जैसा चलता है वो उसके क्लाइमेट को डिसाइड करता है। जैसा कि यहाँ पे आशुतोष बोला सर, यहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब क्या है? तो हमारे यहाँ पर जो पूरे इंडिया का क्लाइमेट है वैसे ही उसी से मिलता जुलता हमारा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मानसून। या इसको हम लोग, इसको या आप क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विथ ड्राई विंटर। तो अगर हमसे ऑप्शन में देना हमारा, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून के ऊपर ही हमको टिक करके आना है। हमारी जो जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। लेकिन अगर हमसे पूछे भैया आप और कुछ भी बताइए, तो आप वहां पे टिक कर दिया शुष्क सर्दियों के साथ साथ जो है वो हमारे आर्द्र उष्णकटिबंधीय। इंग्लिश इसकी काफी खतरनाक, हिंदी काफी खतरनाक हो जाती है। लेकिन हमारा कैसा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, जिसको हम हिंदी में उष्ण कटिबंधीय मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर और इसको दूसरे फॉर्म में अगर हम बोलना चाहें तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विथ ड्राई विंटर। मतलब विंटर में बारिश नहीं होती हमारे यहाँ बेसिकली। अब टेम्परेचर रेंज क्या आती है? तो 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब, मतलब ठंडियों में 0 डिग्री वो टच कर लेता है। कितने लोगों के इस बार 0 डिग्री टच किया है? किन किन लोगों के डिस्ट्रिक्ट में 0 डिग्री टच किया है? बताओ, जब तक हम पानी पी लेते हैं। किसी क्या नहीं? सर जी याद नहीं है। चलो भैया, तो देखो सीजन क्या होता है? मौसम, गर्मी, तूफान, मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, रिट्रीटिंग मानसून और सर्दी। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 तरीके के मौसम होते हैं। हमारे जो यूपी में है 4 तरीके के। समर आता है ना, समर गर्मी आते हैं, इसी में थंडर मानसून आ जाता है, पूर्व मानसून आ जाता है। तो ये हमारा जो सीजन है, ये मान लीजिए अप्रैल से लेकर के ये मई लास्ट तक में होता है। मतलब अप्रैल की स्टार्टिंग से लेकर के मैं 31 मई तक, या मैं बोल सकता हूँ मिड जून तक ले लो, 15 जून तक हमारे यहाँ पे यही सीजन चलता है। पहले अप्रैल से शुरू कर दिया जाए और 31 मई या 15 जून तक गर्मी पड़ेगी, कभी कभी तूफान आ जाएगा और कभी कभी बूंदाबांदी हो जाएगी। प्री मानसून बोलते हैं। लेकिन भाई साहब असली मजा आता है जब साउथ वेस्ट मानसून टकराता है केरला में, और फिर वो हमारे धीरे धीरे से जाता है यूपी में। कब? जुलाई से लेकर के हमारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का जो महीना होता है, मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, बारिश का समय आता है। फिर हमारे बारिश रुकती है और फिर उसके बाद से रिट्रीटिंग मानसून आता है ना, रिट्रीटिंग मानसून आता है और फिर उसके बाद से शुरू हो जाती है कड़ाके की ठंड। तो ये 4 सीजन होते हैं, समर, मानसून, रिट्रीटिंग मानसून एंड सर्दी। ज्योति बोले सर ये कौन सा बैच चल रहा है? इस बैच में आ गई, वही बैच चल रहा है, यूपीजी के पढ़ाया जा रहा है इसमें।
है। अब उसके बाद से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। बटन टूट गई क्या हमारी? चलिए, तो हमने आपको ये बता दिया कि कहाँ से क्या क्या होता है, और आपको ये हिसाब से पता ही होगा कि भाई कहाँ पे हमारे कौन कौन सी जो है वो समय में कौन कौन सा सीजन आता है, आपको ये पता ही है। तो हमारे यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून कब आता है? लौटता हुआ मानसून, जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो दक्षिण हमारे मानसून के बाद पश्चिमी विक्षोभ जो हमारा उत्पन्न होता है, वो हमारे मुख्यतः दक्षिण के दिसंबर के महीने में हल्की बारिश लेके आता है, जिसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, याद रखिएगा। तो क्लाइमेट के ऊपर हम लोगों ने काफी बातें कर ली, अब सॉइल के ऊपर बात करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कहा जाता है उत्तर प्रदेश की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, इसीलिए हम अपने गन्ने के उत्पादन से लेकर के सॉरी हम अपने गन्ने से उत्पादन से लेकर के गेहूं के उत्पादन तक हर चीज में नंबर 1 पर है। गन्ने के उत्पादन से लेकर के गेहूं के उत्पादन, हर चीज में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो नंबर 1 पर है, क्योंकि यहां पर पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेगी, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। और इस मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो हमारे यहां पर जलोढ़ मिट्टी जो है, जिसमें हमारे सबसे ज्यादा पैदावार, सबसे ज्यादा जो है वो हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में देखेंगे। वैसे तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 8 तरीके की, पूरे वर्ल्ड में सॉरी पूरे इंडिया में 8 तरीके की मिट्टी पाई जाती हैं, लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश है, यहां की जो मिट्टी है वो ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा और उसके द्वारा लाई गई सहायक नदियों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये हमारे हिमालय क्राउन में मिट्टी का प्रकार है ना, जिससे हमारे जो उपज है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पर कृतिका ने बताया कि सर जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी खादर और दूसरी होती है हमारी भागर। तो अभी आपको बताना है कि हमारे खादर और भागर में क्या अंतर होता है। बताओ भाई कविता, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन खादर एंड भागर? एक को हम लोग बोलते हैं न्यू एलुविल, मतलब नई एलुविल सॉइल है ना, और दूसरी क्या है? हमारी पुरानी है। तो जो खादर है ये हमारी न्यू एलुविल सॉइल है, नई जो बार बार बाढ़ में या नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं भागर, खादर। और जो हमारी ओल्ड एलुविल सॉइल है ना, तो खादर जो है ये न्यू एलुविल सॉइल इसको बोलते हैं, और हमारी जो भागर है ये ओल्ड एलुविल सॉइल है, जो कि हमको यहाँ पर पुरानी है, जिसपे बार बार खेती करने से उसकी जो हमारे पैदावार की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख मिट्टी है, याद रखिएगा। एलुविल सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी लूम सॉइल एंड क्ले सॉइल, जो कि हमारी यहाँ पर मुख्य मिट्टी का कारण होता है। अब जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो दोमट मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है, या इसी को हम लोग एलुविल सॉइल अंग्रेजी में बोलते हैं, ये हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसी वजह से हम गेहूं गन्ना में पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है ना, और बाकी का हमारे चावल चना मक्का ज्वार जौ मटर, ये सारी फसलें उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा अभी हाल के आए हुए आंकड़े में इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, और इसमें भी जो यूपी है वो ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 की पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है। यूपी इज ऑन टॉप इन इंडिया एंड इंडिया इज ऑन टॉप इन वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। हमारे यहाँ पर पूरे अभी इंटरनेशनल डेयरी समिट भी हुआ था, सभी को पता होगा। इंटरनेशनल डेयरी समिट कहां पर हुआ था? जल्दी जवाब देना है फटाफट से, जरा करंट अफेयर्स चेक कर लेते तुम लोग के पढ़ते हो कि नहीं। इंटरनेशनल डेयरी समिट कहां पर हुआ था? सरस्वत ने बताया है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में हमारे ये समिट हुआ था, इंटरनेशनल डेयरी समिट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके यहाँ से भी मिलेंगे, यूपी से। तो हमारे यहाँ पर ये सारी जो मिट्टी है पैदावार की वजह से बहुत अच्छा तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर हम लोग अपने साउथ पार्ट में बात करें, जहाँ पे पठारों से आने वाली मिट्टी है, वहां के रीजन में जो हमारी मिट्टी पाई जाती है
वो थोड़ी सी पथरीली होती है, बजरी की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। उसमें हमारे काली मिट्टी और रेड मिट्टी के भी पार्ट उस दोमट मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर थोड़े मोटे अनाज की पैदावार भी होती है, जैसे कि हमारे बाजरा, चना, अरहर। याद रखिएगा ये हमारे जो है मोटे अनाज हैं, जो आप देख पाएंगे दक्षिणी हिस्से में, जो हमारे बुंदेलखंड का एरिया है, जो हमारे सोनभद्र का एरिया है, वहां पर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो लाल मिट्टी और हमारे काली मिट्टी का मिक्सचर होती है। अब हम लोग फ्लोरा और फ्यूना की बात करते हैं। तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है, जो हमारे प्लांट, वनस्पतियां, जंगल जो पाए जाते हैं उसको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, और जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसको हम लोग फ्यूना बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जो वन पाए जाते हैं वो कैसे हैं, ट्रॉपिकल ट्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वो कौन से हमारे उसमें वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जिनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो साल का पेड़ हो गया, पलास का हो गया, अमलतास का, बेल का, नीम का, पीपल का, शीशम का, इमली का, बंबू का, जामुन का, मैंगो का। ठीक है, तो हमारे ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ज्यादा होते हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। अब इसके अलावा हमारे यहाँ पे और कौन से पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये कौन कौन से हैं, तो कांटेदार वन में आप देखेंगे बबूल, है ना, बबूल, ये आप देख सकते हैं, डेसिडियस भी है और थ्रोनी फॉरेस्ट में भी आ जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे और भी प्लांट पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़, देवदार जो है ये भी देखने को मिलता है ना। लेकिन जो मुख्य हमारे यहाँ पे जो वन है वो इन्हीं के ही है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस में ही आपको ज्यादातर उत्तर प्रदेश का वनस्पति सम्मिलित दिखाई देगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको इसमें आप देख सकते हैं, ये तराई के क्षेत्रों में होता है ज्यादातर हमारे उष्ण कटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन। इसको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे ट्रॉपिकल मोइस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है, ट्रॉपिकल थ्रोनी है। ठीक है, तो ये हमारा तराई के क्षेत्र में मोइस्ट वाला होगा, जो ज्यादातर उत्तर प्रदेश है उसको ड्राई डेसिडियस है, और जो हमारा जो सूखा इलाका है बुंदेलखंड वाला, जहां पे बारिश कम होती है, पठारी इलाका है, वहां पे थ्रोनी फॉरेस्ट होगा। तो ये हमने 3 तरीके के वनों में अपने उत्तर प्रदेश को बांट दिया। इसमें जो हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र, वो आपका कैसा हो गया, वो हमारा मोइस्ट डेसिडियस है, नम पर्णपाती है। और उसके नीचे जैसे आओगे तो ड्राई डेसिडियस है, शुष्क पर्णपाती है, पूरा का पूरा पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश। और फिर निचला जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पे थ्रोनी फॉरेस्ट होगा, जहां पर आपके वर्षा कम होती है, बुंदेलखंड उसके आसपास का इलाका। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से टाइगर, है ना, राइनो, ये ज्यादा आप देख पाएंगे, है ना, हिरन, बारहसिंघा, ये सब हमारे दिखाई देते हैं। तो इनके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो टेरेस्ट्रियल एनिमल टाइगर, लेपार्ड, बियर, स्लोथ बियर, एलिफेंट, गोन, है ना, उसके बाद से चिंकारा, सैंड ग्रुअस, मस्क डियर, ब्राउन बियर, चीतल, सांभर, जैकाल, पैरप्यून, है ना, जंगल कैट, स्क्वेरल, मॉनिटर लिजार्ड, फॉक्स, ये सभी जानवर देखने को मिलते। हमारे यहाँ पर नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेशनल पार्क हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही है, इसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है, जो हमारे कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टाइगर रिजर्व के तौर पे देखने को मिलेगा, है ना। ये 1980 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये हमारे दुधवा नेशनल पार्क आप देख पा रहे होंगे, टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया, यही एकमात्र नेशनल पार्क है, इसके अलावा कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। अब हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है, तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रामसर साइट में भी घोषित की गई है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आप देख पाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद से कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाख हमारे भसोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरीके से ये हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, नेशनल पार्क, जिसमें आप जा करके घूम करके
अपने टाइगर को देख सकते हैं, ये टाइगर रिजर्व भी है जो कि 1980 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व जल्दी ही अपना जो है वो हाथी रिजर्व को भी डेवलप कर रहा है। यहाँ पे तराई हाथी रिजर्व TER का भी विकास होगा, है ना। और ये हमारे शिवालिक एलिफेंट रिजर्व यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व है जो उत्तराखंड के साथ अपना शेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये हमारे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क को। अब बात करते हैं जल्दी से 2011 की सेंसस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो हमारे 2011 सबसे लेटेस्ट जनगणना वही है। आबादी थी 19,98,12,341, जो पूरे हमारे इंडिया की 16.51% है और सबसे ज्यादा है। अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है, तो हमारे जो 2001 में जनगणना हुई थी तो 16.62 करोड़ थी, जिससे हमारी जनसंख्या आप देखेंगे 19.98 करोड़ हो गई है। तो यहां पर इंक्रीमेंट देख पा रहे होंगे हमारे कितना है। अगर हम इस टोटल पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का परसेंटेज निकाले तो मेल का जो पॉपुलेशन था 52.29% और फीमेल का अगर हम यहां पर देखेंगे परसेंटेज था 47.71%। ये मेल और फीमेल का परसेंटेज में वितरण है। अगर हम यहां पर अपने चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के हमारे मुताबिक जो परसेंटेज में चाइल्ड पॉपुलेशन है वो 15.4%, या आप अगर देख पाएंगे तो 30 लाख हमारे 3,07,91,331। तो 3 करोड़ जो है, लगभग 3,07,00,000 ये हमारे चाइल्ड बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि वही ऑफिशियल फिगर है अभी तक का, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सेक्स रेशियो की, हमारे यहाँ पर जो सबसे कम सेक्स रेशियो और कितना हमारे यूपी का सेक्स रेशियो है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 912 ये पुरुष होते हैं महिलाएं होती हैं पर 1000 पुरुषों में, मतलब मेल अगर 1000 है तो महिलाओं की संख्या जो है 912 आपको दिखाई देगी। तो ये सेक्स रेशियो है मेल एंड फीमेल के, हमारे जो नंबर होता है पर 1000 में, उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। अब आपको ये ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। तो सबसे लोवेस्ट है, मतलब हमारे हर 1000 पुरुषों में केवल 851 महिलाएं हैं, वो है गौतम बुद्ध नगर में। फिर उसके बाद से हमीरपुर और बागपत आता है जो कि हमारे 861 है, और फिर उसके बाद से कानपुर और बांदा आता है जिनके 863 है। तो सबसे लोवेस्ट कौन सा है, हमारा गौतम बुद्ध नगर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो हर किलोमीटर में रहने वाले हमारे लोगों की संख्या पर किलोमीटर स्क्वायर में, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में। तो जैसे कि सबसे ज्यादा जिस राज्य में लोग पॉपुलेशन डेंस है वो बिहार है, वहां पे लगभग 1104 लोग हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे 15-16 लोग ही केवल हर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। तो यूपी में ये जो हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी ये कितनी है, तो आप देख पाएंगे 829 व्यक्ति पर किलोमीटर हमारे स्क्वायर में यहां पर रहता है ना। हर किलोमीटर स्क्वायर में रहता है, यहां पर किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब पॉपुलेशन हमने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम अपने ओरल अर्बन और रूरल अगर पॉपुलेशन में डिवाइड करें तो हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जो जनसंख्या है ये कैसी है, हमारे रूरल है। लगभग 77.73% जो आबादी है ये रूरल है, जबकि अगर हम लोग यहाँ पर शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो केवल 22.27% है ना, 22.27%। और यहाँ पर हमारे जो अर्बन जो पॉपुलेशन है वो 77.73% है। अगर आप यहाँ पर मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा हमारे जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट है, उसमें प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद आपको दिखाई देंगे, जबकि लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट में महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर दिखाई देंगे। जनसंख्या घनत्व तो मतलब जहां पर सबसे कम एरिया में ज्यादातर लोग रहते हैं वो हमारे गाजियाबाद है, जहां पर लगभग 4000 मतलब 3971 लोग हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। वहीं बनारस में हमारे 2395, लखनऊ में 1816,
संत रविदास नगर में 1555 और कानपुर नगर में 1452 लोग हर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सबसे कम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में, उसी तरीके सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब हर एक किलोमीटर स्क्वायर में दूर दूर में जो लोग रहते हैं वो हमारे ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट है, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या में वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच में वो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला है। ठीक है, और वो कितना था, लगभग यहाँ की आबादी 49.1%, मतलब 50% के राउंड यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद से गाजियाबाद आता है 41.3%, श्रावस्ती 30.5%, बहराइच में 29.3%, मतलब 10 साल के में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें उसके परसेंटेज को हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे सोनभद्र जिले की जो जनजाति आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है, अगर हम यहाँ पर अपने शेड्यूल ट्राइब अगर बात करेंगे तो वहां पे हमारा जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सबसे ज्यादा हमारे जनजाति आबादी रहती है। इसके बाद ललितपुर, देवरिया और बलिया आते हैं। साक्षरता क्रम की अगर हम लोग बात करेंगे, लिटरेसी रेट, तो श्रावस्ती, बहराइच, बहरामपुर और बदायूं ये हमारे सबसे कम साक्षर वाले जिले दिखाई देंगे। श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बहरामपुर और फिर बदायूं, ये सबसे कम साक्षर वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे। तो अभी हम पूरे के पूरे देखते हैं। तो अप्रोक्सीमेट हमारे जो पॉपुलेशन है वो 19.98 करोड़ है, मेल इतनी है, फीमेल इतनी है। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर देखेंगे 10 सालों में जो वृद्धि हुई है वो 20.23 है। परसेंटेज पॉपुलेशन 16.50 पूरे कंट्री की, इंडिया के पॉपुलेशन का परसेंटेज है। और ये 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ वो ये है। ठीक है ना। सेक्स रेशियो आपको बता दिया है। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब हमारे जो बच्चों का मेल और फीमेल जो रेशियो है वो 902 है। ठीक है। डेंसिटी 8 to 9 है, पर किलोमीटर स्क्वायर में 829 लोग रहते हैं। डेंसिटी पर हमारे माइल्स है ना, मील जिसको आप लोग बोलते हैं, ये हमारे 2148 व्यक्ति पर हमारे माइल स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो, ये पूरा का पूरा दिया। लिटरेसी रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट हमारे यूपी की कितनी है, 67.68 है। पुरुषों की हमारे 77.28 है और महिलाओं की लिटरेसी रेट 57.58 है। टोटल लिटरेसी आप यहां पर देख पाएंगे, मेल और फीमेल का भी फिगर दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा आंकड़ा है, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको, आज आपके इस पीडीएफ में मिल जाएगा। रिलीजन इन यूपी आप देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे हिंदू है ना मेजोरिटी में, फिर उसके बाद से इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, फिर उसके बाद से सिख, जैन, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन है ना, अलग अलग लोगों को मानने वाले यूपी में लोग रहते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर लगभग 79.73% ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पे इस्लाम को आते 19.26% ये हमारे इस्लाम धर्म को मानते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी को 0.8%, जैनिज्म को 0.11%, सिखिज्म को 0.32% और बुद्धिज्म को 0.32% लोग मानते हैं। 0.01% लोगों ने ये बोला कि उनका कोई और धर्म भी है ये जनगणना में। अगर हमने आपको कल के भी बताया था कि हमारे यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब है वो बहुत कम है, लगभग 11,34,273 हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का ही केवल शेड्यूल ट्राइब है, जो कि 0.57% है इस पूरी जनसंख्या का। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो जनसंख्या है वो शेड्यूल ट्राइब की 0.57% है। लेकिन अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो पूरी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का 20.7% एससी कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से यहां पे हम लोगों ने ये पूरा का पूरा हमारे जितना भी आंकड़े थे वो मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इस पीडीएफ को आज ही बैठ करके रिवाइज करना, नोट्स बनाना, और फिर कल मैं आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा है ना, वन लाइनर क्वेश्चन पूछूंगा जल्दी जल्दी से। तो सुबह शाम को 6 बजे सब लोग आ जाना, क्योंकि मैं यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी, उसको डाउनलोड करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, और फिर कल जो है आइए, जिससे कि मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछूं तो आपके पास ये सारी चीजें जवाब देने के लिए रहेंगी जब आप आंकड़े याद करके आएंगे। ठीक है।
तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। कल जो है वो हम लोग अपने पॉलिटी के ऊपर बातें करेंगे, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के ऊपर बातें करेंगे। आ जाएगा अभी कृतिका सॉरी, ठीक है, अभी आ जाएगा आपको इस पूरी क्लास का पीपीटी।